आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइट। प्रकाश क्या होता है? चूंकि पाठ का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है, फिर देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, फिर परावर्तन के नियम, फिर दर्पण देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रकाश क्या होता है, लाइट। और यदि डिफिनेशन लिखना चाहे तो हम लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी ज्ञानेंद्रियों को मदद करती है। तो हमने पाया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी ऊर्जा उस वस्तु को कहते हैं या उस चीज को कहते हैं जो कोई कार्य करती हो। तो प्रकाश क्या कार्य करता है? तो प्रकाश कार्य करता है अंधेरे में हमें दिखाने का कार्य करता है, क्योंकि अंधेरे में हमें बिना प्रकाश की कोई वस्तु देख नहीं पाएंगे, और यदि हम देख भी पाएंगे तो प्रकाश की सहायता से देख पाएंगे। तो इसलिए प्रकाश काम को कर रहा है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण, क्वालिटी क्या होता है प्रकाश के गुण के। तो प्रकाश के कुछ गुण होते हैं उसको हम डिनोट कर लेते हैं, जैसे इसकी चाल से संबंधित गुण क्या होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर्वात का मतलब वह माध्यम जिसमें कोई भी गैसें न हो, कोई भी चीज न हो। निर्वात मतलब कुछ न हो, यानी ऐसा माध्यम जिसमें कोई भी गैसें वगैरह न हो, उसे निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होती है? तो जैसे जैसे माध्यम बदलेंगे प्रकाश की चाल वैसे वैसे हमारी कम होती जाएगी, यानी सबसे अधिक निर्वात में होगी और माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। दूसरा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी जैसे हमने पढ़ा ना पिछले कक्षा 9th में पढ़ा है, ध्वनि ध्वनि तरंग होती हैं, तो वैसे प्रकाश भी तरंगे होती हैं। और कैसी तरंगे होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फिर हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जो है हम किसी वस्तु पर डालते हैं तो वो सीधी रेखा में गमन करता है, जिग जैग मोशन नहीं करता, बल्कि सीधी रेखा में गति करता है। तो हमने प्रकाश समझ लिया और प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट गुण समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि पाठ का नाम ही प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज से टकरा कर वापस होना, है ना। और प्रकाश का परावर्तन को हम यदि लिखना चाहें तो पहले हम कहेंगे कि किसी चिकनी पालिशदार सतह से प्रकाश की किरणों को टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे हम चित्र के माध्यम से देखेंगे, ये जो हमारा चित्र है ये एक माध्यम है, ये एक चिकनी या पालिशदार सतह है, कांच है, और ये प्रकाश की किरणें आ रही है, जिसे हम आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें आ रही है और चूंकि चिकना पालिशदार सतह है तो यहाँ पर टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जा रहा है, यानी एक माध्यम हो गया और एक दूसरा माध्यम इस माध्यम में आया और इसी माध्यम में लौट गया। तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आने वाली किरणों को आपतित किरण और जो किरण जा रही है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो हमने समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम देखते हैं परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R के बराबर होता है। इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन का पहला नियम है, जो आपतन कोण है, ये जो अभिलंब होता है ना, इसी के बीच में कोण बनता है आपतन कोण। ये आपतित किरण है, इसके अभिलंब के बीच के कोण को, ये जो एक कोण है एंगल, ये हमारा आपतन कोण है। ये सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये अपवर्तित किरण है, नहीं कि ये वाला कोण जो है, ये जो कोण I है, जो कोण R के हमेशा बराबर होगा। ये हमारा परावर्तन का पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण आ रही है, अपवर्तित किरण, ये जो किरण जा रही है, तथा अभिलंब, ये जो लंब है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो हमने ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझ लिया। अब हम देखते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर, जिसे हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो हम जानते हैं दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण, सिंपल मिरर, जिसका यूज हम दैनिक जीवन में चेहरा देखने में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं।
और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम समझते हैं दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण और सिंपल दर्पण होता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं चेहरा देखने में। और हमने ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है कि जो समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब, यदि किसी प्रतिबिंब की 4 सेंटीमीटर लंबाई है, उसे पूरा पूरा लेने के लिए कम से कम उस प्रतिबिंब की आधा हाइट की दर्पण होना चाहिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर का दर्पण होना चाहिए। तो वो 4 सेंटीमीटर वाले प्रतिबिंब का चेहरा दिखा देगा। तो हमने समझ लिया समतल दर्पण तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है गोली दर्पण। ये होता है हमारा गोली दर्पण। अब गोली दर्पण क्या होता है, तो गोली दर्पण के लिए डिफिनेशन लिखेंगे हम कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, ऐसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, गोले का भाग हो, इसे हम गोली दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो, यानी किसी गोले को हम काट कर उसके एक टुकड़े को हम एक पार्ट पे हम कलई कर दे तो हमारा गोली दर्पण हो गया। और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर। अब हम आगे देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। लेकिन हमने जब अभी जितना पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में सहायता करती है। इसके कुछ गुण होते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ये सीधी रेखा में गमन करता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो किसी चिकनी या पालिशदार सतह का टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम यह है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब हमने पढ़ा है दर्पण। दर्पण 2 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का डिफिनेशन देखते हैं, कह रहा है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। अभी हमने पढ़ा है दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो हम अभी पढ़े अवतल दर्पण। इसमें कह रहा है कि वह गोली दर्पण, तो गोली दर्पण होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब है जहां से वो टकरा कर वापस जाए, वो अंदर की ओर हो। ये देखिए ये आपका गोली दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ जहां से वस्तु की किरण टकरा कर वापस आ रही है, तो देखिए यह वस्तु किरणें आ रही हैं और ये टकरा कर वापस आ रही है, तो यही हमारा परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की ओर हो। तो यहाँ पर अंदर की ओर है अर्थात गोले के केंद्र की ओर है। मान लीजिए ये गोला होगा तो ऐसे ऐसे ये गोला होगा और इसका केंद्र बीच में होगा, तो परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोले के केंद्र की ओर हो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब हम देखते हैं इसके कुछ उपयोग। हमने समझ लिया कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर होता है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का जो कलई किया गया भाग है, ये जो शेडेड वाला जो पेंट किया गया भाग है, वो बाहर की ओर होता है और परावर्तक अंदर से होता है, तो ये हमारा होता है अवतल दर्पण। अब इसके कुछ उपयोग देखते हैं, जैसे दैनिक जीवन में, जैसे टार्च होता है हमारा टार्च, सर्च लाइट ढूंढने वाली जो टार्च होता है, हेडलाइट जो हमारा कोई भी गाड़ी होता है, मोटर वाहन होता है, उसका जो आगे का जो बल्ब होता है, उसकी जो आगे बल्ब के आगे जो कांच लगा होता है, वो जो दर्पण लगा होता है, वो हमारा अवतल दर्पण ही होता है। क्योंकि देखिए अवतल दर्पण को हम अभिसारित करते हैं, यानी प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो हमें जहाँ ज्यादा रोशनी की आवश्यकता होगी वो हमारा अवतल दर्पण का ही उपयोग करेंगे। तो ये हमारा होता है। और कहाँ यूज होता है, दांत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं दांत के, वो दांत को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और दाढ़ी बनाने में, शेविंग के लिए भी हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा उत्तल दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। देखिए इंग्लिश आप साथ साथ लिखते जाइएगा क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। इसका डिफिनेशन उसी का उल्टा कर देंगे, हम कहेंगे कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, यानी कि इसमें अंदर से होता था, अब इसमें परावर्तक बाहर से होगा, वही हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण। जैसे देखिए ये हमारा गोली दर्पण है, ये किसी गोली का भाग होगा और इसका जो कलई किया गया भाग है वो अंदर की तरफ है और परावर्तक जो हो रहा है वो बाहर से हो रहा है,
ये प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ से टकरा कर यहाँ पर वापस आ जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो हमने अभी अवतल और उत्तर देख लिया। अब हम देखते हैं उत्तर के कुछ उपयोग। तो वाहनों के जो बैक मिरर होते हैं, जो पीछे का शीशा होता है, देखिए उत्तल को हम अपसरित कहते हैं, यानी ये सिकुड़ता है, चीजों को सिकोड़ता है। तो जो गाड़ी होता है उसके पीछे का देखने वाला जो शीशा होता है, कांच होता है, उसी में भी इसका यूज करते हैं। छोटे से एरिया में बड़ा सा एरिया दिखाता है, यानी छोटे से कांच में हमें बड़ा सा एरिया दिखाता है, क्योंकि अपसरित करता है, वो सिकुड़ता है चीजों को, वो दृश्य को सिकुड़ता है। तो ये होगा हमारा उत्तल दर्पण। और कहाँ होता है, दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण, दुकान में ज्यादा एरिया को दिखाने के लिए छोटा सा दर्पण लगा होता है, उसे हम सिक्योरिटी दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब हम देखते हैं, हमने दर्पण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, तो डिफिनेशन देखेंगे, कह रहा है कि जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी किसी ऐसे पॉइंट पर जहां कम से कम 2 प्रतिच्छेदित किरणें करती है। कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें। जैसे ये भी हमारा एक किरण आ रहा था ना, यहाँ से आ रहा था, यहाँ टकरा कर वापस यहाँ जा रहा था, तो ऐसी कम से कम 2 किरणें, 2 से अधिक होंगी तब भी इमेज बनेगा, लेकिन 2 से कम रहेगी तो इमेज नहीं बनेगा। तो ऐसी किरणें कम से कम 2 आकर, मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे आ रहा है, यहाँ प्रतिच्छेदित करती है, यानी काटती हैं। प्रतिच्छेदित करने का मतलब है एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पर हमारा इमेज बनेगा, यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये हमारा इमेज होता है। कह रहा है कि जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं, वहां पर हमारा इमेज बनता है। और इमेज 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक इमेज, रियल इमेज, और एक आभासी इमेज, वर्चुअल इमेज। जहां वास्तव में काटती हैं वहां हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जहां काटती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में तो नहीं काटती हैं पर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहां पर हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। अब हम दर्पण सूत्र तथा आवर्धन देखते हैं। ये दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होता है, लेकिन इससे देखने से पहले हम ये समझते हैं कि U, V और F क्या होता है। क्योंकि दर्पण सूत्र को हम U, V तथा F में संबंध भी कहते हैं, तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे U, V और F क्या होता है तब तक फिर हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं, देखिए U जो होता है वो गोली दर्पण में इसके ध्रुव से मतलब गोली दर्पण के ध्रुव से, यानी गोली दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब मतलब किसी वस्तु की दूरी। जैसे हम मानते हैं ये कोई वस्तु है और ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, तो क्या रहा है जो U का मान है वो गोली दर्पण में इसके ध्रुव से, जो इसका ध्रुव होगा और इसके जो बिंब है, ये जो बिंब है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। हमने ये समझ लिया। अब कह रहा है कि V, तो दर्पण के ध्रुव से, ये दर्पण का ध्रुव है, यही दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये तो बिंब था, बिंब मतलब कोई वस्तु, और प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया, प्रतिबिंब मतलब इमेज, तो उसकी छाया जहां बन रही है, मान लीजिए इसकी छाया यहाँ बन रही है, मान लीजिए, तो भी का मतलब हुआ दर्पण के ध्रुव से, यानी जो दर्पण का ध्रुव था, प्रतिबिंब की दूरी, यानी यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो गई हमारा भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई हमारा U। तो हमने ये समझ लिया, हमने समझ लिया कि गोली दर्पण में इसके ध्रुव से, यानी गोली दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, यानी जो वस्तु रखी गई है जिसका हम दर्पण, जिसका हम प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं, उसकी दूरी को हम U से डिनोट करते हैं। दूसरा है V, जो दर्पण के ध्रुव से, जो दर्पण का ध्रुव है और प्रतिबिंब की दूरी, जहां इमेज बन रहा है उसके बीच की दूरी को हम V बोलते हैं। और F क्या होता है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, ये जो ध्रुव है और इससे जो मुख्य फोकस है उसकी दूरी को हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब हम इसका रिलेशन देखते हैं, 1/F 1/V प्लस 1/U, इसका रिलेशन होता है 1/V, U और F में संबंध। तो क्या होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ये हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है, या फिर U, V तथा F में संबंध। अगला टॉपिक देखेंगे हम आवर्धन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। हम देखते हैं, कह रहा है यदि बिंब की ऊंचाई h हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तो आवर्धन क्या होगा, m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई। सबसे पहले हम समझते हैं आवर्धन क्या होता है।
आवर्धन का मतलब होता है विस्तार, यानी कोई वस्तु का हम विस्तार करेंगे तो वो आवर्धन कहलाता है। वो विस्तार कैसे करेंगे हम? दर्पण के माध्यम से। तो ये देखते हैं क्या कर रहा है कि आवर्धन कर रहा है कि यदि बिंब की ऊंचाई, चूंकि बिंब मतलब कोई वस्तु यच है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई और इसका जो इमेज बन रहा है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। यदि वो एच डैश है तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन जो है m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो इमेज बन रहा है उसकी ऊंचाई बट्टे बिंब की ऊंचाई, जो वस्तु की इमेज जो ऊंचाई जो पहले थी, यानी कि हम प्रतिबिंब को एच डैश माने थे और बिंब की ऊंचाई को एच को, तो ये हमारा आवर्धन क्या होता है? आवर्धन कहलाता है। आवर्धन मतलब कि जो इमेज बन रहा है उसकी ऊंचाई और जो वास्तव में इमेज कोई वस्तु थी उसकी ऊंचाई के अनुपात को हम क्या करते हैं? आवर्धन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो m बिंदु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है, क्योंकि जो m है यानी आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो बिंब की दूरी v तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी, बिंब की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। तो इसी समीकरण में हम मान को रख देंगे तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? h के जगह पर हम लिख देंगे आपका v और h की जगह पर u, यानी h डैश की जगह पर हम लिख देंगे v और h की जगह पर u। अब ये माइनस में होगा हमारा। क्यों माइनस में होगा? क्योंकि हम जानते हैं u जो होता है वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वो हमेशा ऋणात्मक होती है, तो इसलिए समीकरण भी हमारा ऋणात्मक होगा। तो हमने दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर बाकी का जो चैप्टर का जो शेष पार्ट बचा है उसको हम क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।